हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी जीपीएस गुड़ागोड़ जी। आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं एक फिजिक्स के महत्वपूर्ण ही टॉपिक प्रकाशिकी के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर अपन बात करें प्रकाशिकी की तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाशिकी में अपन प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः प्रकाशिकी की दो ब्रांच हैं, पहली किरण प्रकाशिकी और दूसरी तरंग प्रकाशिकी। प्यारे बच्चों, किरण प्रकाशिकी में अपन प्रकाश की किरण प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जबकि तरंग प्रकाशिकी में अपन प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना क्लास का 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है प्यारे बच्चों, वो है किरण प्रकाशिकी। अपन सबसे पहले किरण प्रकाशिकी में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वह अदृश्य कारक है। क्या है बेटा जी? अदृश्य कारक, जो स्वयं तो अदृश्य है परंतु अन्य वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में आपको हर वस्तु स्पष्ट नजर आती है क्योंकि सूर्य उपस्थित होता है, और सूर्य किसका उत्सर्जन करता है? प्रकाश का। परंतु नाइट में आपको वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती, या अंधेरे में आपको वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। इसका मतलब वहां पर कौन नहीं है? प्रकाश नहीं है। इसका मतलब अपन प्रकाश की फीलिंग ले सकते हैं। अगर अपन को सभी वस्तुएं नजर आ रही हैं, इसका मतलब वहां प्रकाश है, और यदि अपन को वस्तुएं नजर नहीं आ रही, इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि प्रकाश वह अदृश्य कारक है जो स्वयं तो अदृश्य है परंतु अन्य वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे प्रकाश किरण का। प्यारे बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। और बहुत सारी प्रकाश किरण मिलकर किसका निर्माण करती है? प्रकाश पुंज का। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। इसके बाद बच्चों अपन पढ़ते हैं प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं। क्या पढ़ते हैं? प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं। तो अपन कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अपन कह सकते हैं सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब आदि। ये तो था प्यारे बच्चों प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक बातें। सामान्यतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अपन ये भी कह सकते हैं। ये तो प्रकाश की आपके सामने थी कुछ बेसिक जानकारी। और अब अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आपको इस डायग्राम की ओर ध्यान देना होगा। देखो, ये है माध्यम फर्स्ट और ये है माध्यम सेकंड। ये दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला पृष्ठ है, इसको कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। अगर आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आप हाथ में एक बॉल लीजिए और उस बॉल को ऐसे फेंकिए। आप देखेंगे कि बॉल धप्पा खाने के बाद वापस उसी ओर आ जाएगी। तो ये तो क्या हो जाएगी? आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो अपन कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह बच्चों है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और यह क्या है? अभिलंब। इस एंगल को बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है बच्चों आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण की डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? आपतन कोण। तो परावर्तन, यहां पर जो ये आर है, आर का मतलब है परावर्तन कोण। क्या है बेटा जी? परावर्तन कोण। अगर मैं आपसे पूछूं कि परावर्तन कोण की परिभाषा क्या होगी तो आप कह सकते हो कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन परावर्तन के नियम। प्यारे बच्चों, सामान्यतः परावर्तन के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अगर आप प्रथम नियम के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
और दूसरे नियम की बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यहां पर अपन थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, एक तो ये होता है क्षैतिज तल और ये होता है ऊर्ध्वाधर तल। आप देख रहे हैं कि ये जो पृथककारी पृष्ठ है ये तो है क्षैतिज तल में, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों है ऊर्ध्वाधर तल में। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब। तो आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों इस तल के अंदर है। इसका मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी अपन पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं अपन कि परावर्तन के दौरान माध्यम नहीं बदलता। माध्यम नहीं बदलता, इसका मतलब आपने परावर्तन की परिभाषा ऐसी लिखी थी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो आपने लास्ट टाइम लिखा था पुनः उसी माध्यम में लौट आना, इसका मतलब प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाएगी, इसका मतलब प्रकाश का वेग नहीं बदलेगा। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, v बराबर होता है n लैम्डा। अगर आपको पता है कि वेग जो है वो नो चेंज है, मतलब वेग नहीं बदलेगा, तो आप कह सकते हैं कि लेमड़ा भी नहीं बदलेगा और n तो वैसे ही नियत होता है। तो परावर्तन के दौरान एक खास बात यह होती है कि वेग, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य, क्या बेटा जी कितनी राशियां? 3 राशियां। कौन कौन सी? वेग, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य तीनों क्या रहती है? नियत। परंतु एक भौतिक राशि ऐसी है जो चेंज होती है, तीव्रता। तीव्रता बदल जाती है और सामान्यतः तीव्रता क्या हो जाती है बेटा जी? घट जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने ये चित्र बनाया था, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण प्रथम माध्यम में ही वापस आ गई, इसका मतलब इसका वेग नियत रहेगा, और वेग नियत रहेगा तो तरंगदैर्ध्य भी नियत रहेगा, परंतु और आवर्ती तो कांस्टेंट होती है। फिर आपने ये जो परावर्तक पृष्ठ है, या इसको पृथककारी पृष्ठ बोल देते हैं, जब इस पर प्रकाश किरण गिरती है तो परावर्तित किरणों की तीव्रता, ये जो आने वाली किरण है इसकी तीव्रता से थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि ये पृथककारी पृष्ठ कुछ प्रकाश किरणों का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। अब प्यारे बच्चों, अपन चर्चा करेंगे अभिलंब आपतन की स्थिति के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अभिलंब आपतन की स्थिति के बारे में। तो आप ऐसा कह सकते हैं, आप सपोज कीजिए कि आप एक बॉल लीजिए और उस बॉल को ऐसे गिराइए, तो आप देखेंगे कि बॉल नीचे की ओर जाएगी और वापस उसी पथ से आ जाएगी। ऐसे आपने बॉल को गिराया, बॉल सीधी स्ट्रेट गई और स्ट्रेट ही वापस आ जाएगी। तो आइए बच्चों, इसको यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे जैसे आप आपतित किरण को अभिलंब के पास लाते जाओगे तो आपतन कोण का मान कम होगा। एम आई राइट सर? आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। बेटा जी, अगर आप इसको ऐसे पास ले जाओगे और पास ले जाओगे और पास ले जाओगे तो आपतन कोण का मान कम होगा, और अगर आपतन कोण का मान कम होगा तो परावर्तन कोण का मान भी कम हो जाएगा। अभिलंब आपतन की स्थिति का मतलब है कि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुसार आपतित हो। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, मतलब किसके अनुसार आ रही है बेटा जी? अभिलंब के अनुसार, क्योंकि अभिलंब जो होता है वो इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये ध्यान में रखना बेटा जी, क्या कि अभिलंब जो होता है वो पृथककारी पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अभिलंब है, कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुसार आ रही है तो वापस भी अभिलंब के अनुसार ही जाएगी। इस अवस्था में कोण I का मान भी 0 होता है और कोण R का मान भी 0 होता है। तो आपसे कोई पूछे कि अभिलंब आपतन की स्थिति का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुसार आपतित होती है तो आपतन कोण का मान 0 होता है, और आपतन कोण का मान 0 है तो निश्चित रूप से परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, और प्रकाश किरण जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। प्यारे बच्चों, अब परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे एक चित्र बना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों बताइए ये कौन सा एंगल है? तो ये कैसा एंगल है बेटा जी? ये है आपतन कोण। तो बताइए आपतन कोण क्यों है? आपको पता लग गया होगा कि ये है आपतित किरण और ये क्या है? अभिलंब। और आप पढ़ के गए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है
तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। यहां से आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था आर को, मतलब आपको किसका मान बताना था, परावर्तन कोण का। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, आप इसकी मार्किंग कर सकते हो इजीली। ये क्या है बेटा जी, अभिलंब। अभिलंब क्यों है, क्योंकि आपने बता दिया कि ये जो पृथककारी पृष्ठ है इसे कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या है बेटा जी, रिबल। क्या है, आपतित किरण। और ये क्या है बेटा जी, परावर्तित किरण। अगर अपन बात करें तो ये न तो आपतन कोण है और न परावर्तन कोण है। तो देखो सबसे पहले अपन यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अपन को दो चीजें कैलकुलेट करनी है बेटा जी, मतलब दो मान बताने हैं। एक तो मान बताना है आपतन कोण का और एक मान क्या बताना है, परावर्तन कोण का। तो प्यारे बच्चों ये है 30 डिग्री। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपने कहा था कि अभिलंब जो है वो पृथककारी पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब अपन इसका सॉल्यूशन लिख देंगे कि आई का मान हो गया 60 डिग्री। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं परावर्तन का नियम क्या था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब की बार आपसे परावर्तन कोण नहीं पूछा, क्या पूछा है बेटा जी, विचलन कोण। क्या पूछा है, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, तो देखिए बेटा जी ये है आपतित किरण की दिशा। क्या है, अरे बोलो क्या है, आपतित किरण की दिशा। और ये क्या है, परावर्तित किरण। अब देखो आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं डेल, और डेल का मतलब होता है विचलन कोण। अपन को इसका मान ज्ञात करना है बेटा जी। तो अपन को पता है कि अगर आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा बेटा जी, 30 डिग्री। पर अपन को बताना क्या है, विचलन कोण। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं विचलन कोण। देखो प्यारे बच्चों, ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री का। तो मैंने लिख दिया सर ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। मेरे को इस एंगल को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इन दोनों को मेरे को घटाना पड़ेगा, तो माइनस लिख सकता हूं 2। और ये भी आई ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं सीधा 2i चलेगा। क्योंकि बेटा जी देखो ये आई 30 डिग्री है, तो आर भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। क्योंकि बेटा जी देखो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का था, 180 डिग्री का। ये आई और ये आर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अपन को इस एंगल को इसमें से कम करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री माइनस 2i, तो डेल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। तो बताओ अब कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बोलो 0, और ये हो जाएगा 2, 120 डिग्री। इसका मतलब विचलन कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। थैंक यू दोस्तों।